अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एमसीक्यूज़ को कवर करने के लिए। उसके लिए हमने ग्रेड 9 की टेक्स्ट बुक स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से हमने बायोलॉजी की बुक में 8 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 विच इज़ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले पैराग्राफ में ट्रांसपोर्ट की डिफिनीशन है कि ट्रांसपोर्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट होती हैं, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं इन टू एंड आउट ऑफ द बॉडी, और सेल्स और उन मॉलिक्यूल्स की इम्पॉर्टेंस क्यों है, वो क्यों हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, या कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी बॉडी को और उन्हें हम रिलीज़ करते हैं फ्रॉम द बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए होती हैं। हर एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं, या वो इनसाइड मूव कर रहे होते हैं बॉडी के, या बॉडी से आउटसाइड मूव कर रहे होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट आइदर इनटू द बॉडी और आउट ऑफ द बॉडी और सेल्स इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। यूनिसेलुलर और एंड लेस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन जो है डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर ट्रांसपोर्ट। उनकी के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो इतने कम्प्लेक्स नहीं होते, वो एक ही सेल होते हैं। तो एक ही सेल जो है वो सारे के सारे प्रोसेस जो है वो खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। दे परफॉर्म दिस प्रोसेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, या तो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है मॉलिक्यूल्स की, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के थ्रू। इन मोर कम्प्लेक्स एनिमल्स या प्लांट्स देयर आर स्पेशल ऑर्गन सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद द एनवायरनमेंट एंड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडी। फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हो गए, या प्लांट्स हो गए, या ह्यूमन बॉडीज हो गई, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद द एनवायरनमेंट एंड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडी। यानी एनवायरनमेंट और बॉडी के बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स की जो ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम। ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी नीड फूड एंड ऑक्सीजन एंड ऑल्सो नीड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। हर एक बॉडी के लिए, हर एक कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती हैं, और वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करने के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन फूड की मूवमेंट जो है वो इंटरनली मूव करे, और जो उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो उसको मूव आउट ऑफ द बॉडी करे। सो इट प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हाउएवर एवरी सेल इज नॉट इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द एक्सटर्नल सोर्सेज टू गेट न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट। तो इसी तरह हर एक सेल जो होता है वो एक्सटर्नल सोर्स यानी इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट नहीं होता कि वो डायरेक्टली हर एक सेल जो है वो बाहर से न्यूट्रिएंट्स भी ले और अपने वेस्ट जो है वो रिमूव कर सके। तो इसी वजह से ऑल्सो द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर फॉर्म्ड and waste are stored. Hence, a system is needed to transport all the needs like oxygen, carbon dioxide, nutrients, water and to remove the waste from the cell. तो इसी तरह हर एक सेल जो है वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट नहीं है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कि वो उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करे, और रिटर्न में वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे सेल्स में उसकी प्रोडक्शन होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस के रिजल्ट में, तो उसके सेल से बाहर निकाले। इसी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है कि सारे हमारे बॉडी में जितने सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको वाटर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की सिंथेसिस करनी है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल नीड्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो सेल की नीड्स को फुलफिल करें, और फिर सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती हैं तो उन्हें सेल से बाहर निकाले। ऑल ऑर्गेनिज्म वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, प्लांट्स और एनिमल्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, हैव ट्रांसपोर्ट सिस्टम in their bodies. In this unit we will discuss the process of transport in plants and humans. तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह है और ह्यूमंस यानी एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह बनाए गए हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। मल्टीसेलुलर में एक ऑर्गन सिस्टम है मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के पर्पस के लिए, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर इज नो सच सिस्टम। हाउएवर प्रोसेसेस सच एज डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, सफिशिएंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो यूनिसेलुलर में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू या ऑस्मोसिस के थ्रू मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होती हैं, जबकि मल्टीसेलुलर में इस तरह कोई प्रोसेस होते हैं, बट ट्रांसपोर्ट के लिए मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम की सिंथेसिस हुई है।
नेक्स्ट सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो प्लांट ट्रांसपोर्ट मैनी सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी। प्लांट्स का काम है फूड की सिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना। सो फोटोसिंथेसिस के लिए भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होती हैं और रॉ मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट भी उसके बॉडी में होगी। सो वाटर एंड डिजॉल्व्ड साल्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टू द शूट थ्रू द जाइलम टिश्यू। सो जब फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सॉल्ट्स चाहिए या वाटर चाहिए तो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं रूट से। वाटर और डिजॉल्व्ड साल्ट जो है वो एब्जॉर्ब होके ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द शूट थ्रू जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स एंड वाटर from the roots to the shoot. The food is transported from the leaves where it is manufactured to all other parts of the body through phloem tissue. फिर जब रॉ मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट हो जाती है टू द लीव्स, तो लीव्स में फूड की प्रिपरेशन हो जाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू रिजल्ट में जब हमारे पास फूड की प्रोडक्शन हो जाए तो वो फूड फिर सारे प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कौन फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज फ्लोएम टिश्यू। Similarly, the stored food is transported from storage organs to all other parts. इसी तरह जो stored food है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टोरेज ऑर्गन से लेकर दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी फ्लोएम ही टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वाटर और साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन रूट से कैसे होती हैं और फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन टू द शूट सिस्टम कौन से प्रोसेस के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स टू द रूट्स। वाटर जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है अपने रूट्स के थ्रू। रूट्स जो है ये डायरेक्ट इन कंटेक्ट है विद द सॉइल फ्रॉम वेयर वाटर जो है वहाँ से इंटर होता है रूट टिश्यूज में थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वो इंटर होते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स बाय रूट्स वी हैव टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट। वाटर और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन को स्टडी करने से पहले हमने सबसे पहले रूट के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। सो रूट के स्ट्रक्चर में है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द रूट जो है उसमें दिस कंसिस्ट ऑन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। मैनी सेल्स जो है ऑफ एपिडर्मिस हैव टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सटर्नल लेयर है वो एपिडर्मिस है, फिर एपिडर्मिस में टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशंस हैं जिसको हम कहते हैं रूट हेयर्स इनटू द स्पेसेस इन सॉइल। फिर वो रूट हेयर्स जो होते हैं वो इंजेक्ट इमर्ज हुए होते हैं इनटू द सॉइल में वो नीचे मर्ज हुए होते हैं। सो द रूट हेयर जो होते हैं वो डायरेक्ट कंटेक्ट में होते हैं सॉइल वाटर के साथ। सो दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू द रूट फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। तो अगर ये हमारे पास रूट है और रूट में बहुत ज़्यादा रूट हेयर्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूट्स हेयर्स हैं और रूट हेयर ज़्यादा होने की वजह से ये सारे के सारे जो हैं वो सॉइल में इमर्ज हुए होते हैं, ये सॉइल में इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। तो सॉइल के साथ ये डायरेक्ट इन कांटेक्ट हो गए। बहुत ज़्यादा रूट हेयर्स होने की वजह से उनकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होने की वजह से मैक्सिमम एरिया इन्हें मिलेगा मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए, मैक्सिमम वाटर की सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए। सो द रूट हेयर्स कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द soil. The root hairs cells have high concentration of salt as compared to their surrounding soil water. तो root hair cells जब salts की absorption कर लेते हैं तो उनमें high concentration of salts होता है as compared to their surrounding soil water. They also take in more salt by ectotransport. ectotransport process के through भी ये salts की absorption करते हैं. So due to this higher concentration of salt in the root hair cells, water moves by passive transport. जब रूट हेयर्स में साल्ट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती हैं और वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर जो है वो मूव करता है विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो एनर्जी यूज नहीं होगी। ऑस्मोसिस फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट हेयर सेल्स। From root hair cells, water goes by osmosis to other cells of epidermis. इसी तरह फिर रूट हेयर जब वाटर की एब्जॉर्प्शन कर ले तो फिर वही वाटर जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू दूसरे एपिडर्मिस के जो दूसरे सेल्स हैं तो वहाँ पर वाटर की ट्रांसपोर्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह फिर नीचे है कि फ्रॉम एपिडर्मिस साल्ट्स एंड वाटर मूव्स टू द कॉर्टेक्स ऑफ रूट। जब रूट हेयर से वाटर मूव होता है तो वाटर जो है वो नीचे फिर वाटर जो है वो दूसरे एपिडर्मिस में चले जाता है, एपिडर्मिस के दूसरे सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। साल्ट्स एंड वाटर जो है देन मूव्स टू द कॉर्टेक्स ऑफ रूट। फिर वो रूट्स के कॉर्टेक्स पोर्शन में चले जाते हैं, यानी यहाँ पर सबसे पहले रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं साल्ट और वाटर की, यहाँ से और यहाँ से वाटर की और साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन हो जाती हैं। फिर वो आके एपिडर्मिस सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर, देन मूव्स टू द
कॉर्टेक्स रीजन, फिर वाटर जो है वो मूव होता है टू द रूट, कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, और ये जो है कॉर्टेक्स जो है ये एपिडर्मिस के बिलो ही प्रेजेंट है। इनर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स जो है इसको एंडोडर्मिस कहते हैं। फिर कॉर्टेक्स का जो इंटरनल रीजन है तो इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में फिर फर्दर कंपार्टमेंट्स हैं। द वाटर एंड साल्ट्स मूव टू अ नैरो लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड पेरिसाइकल्स, और फिर वो वाटर जो है वो इस नैरो साइकल्स में मूव होता है जिसको हम कहते हैं पेरिसाइकल। आफ्टर क्रॉसिंग पेरिसाइकल वाटर एंड साल्ट जो है रीच इन द इनर मोस्ट रीजन वेयर वेस्कुलर टिश्यू, यहाँ पर जाइलम, वेस्कुलर टिश्यू और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट है। तो पेरिसाइकल से गुजर कर फिर वो वेस्कुलर टिश्यूज में मूव करते हैं। वाटर एंड साल्ट एंटर द जाइलम ऑफ रूट्स, द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ रूट्स आर कनेक्टेड टू द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द स्टेम। तो इसी तरह जब रूट्स के जाइलम वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम में वाटर आ जाता है तो रूट के जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू और स्टेम के जो जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज हैं तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह रूट के जाइलम से वाटर मूव होता है टू द स्टेम ऑफ द जाइलम, और इसी तरह फ्लोएम, रूट ऑफ द फ्लोएम से वाटर जो है वो मूव होता है टू द स्टेम ऑफ द फ्लोएम, फ्लोएम ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम के जो फ्लोएम है उसमें मूव हो जाते हैं। सो दीज वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट्स आर कनेक्टेड टू द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द स्टेम, और वाटर एंड द वाटर मूव फ्रॉम द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट्स टू द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द स्टेम, और इसी तरह वाटर जो है वो सॉइल से मूव होता है फ्रॉम द रूट टू द शूट सिस्टम। देन फिर नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। सो ट्रांसपायरेशन, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन इज एक्चुअली द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एयर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में इवेपोरेशन होती है, द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम आवर स्किन, फ्रॉम आवर एक्सटर्नल पार्ट्स दैट इज स्किन, सो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। लेकिन अगर वही प्रोसेस प्लांट्स में हो, उसके एरल पार्ट्स, उसके एक्सटर्नल पार्ट्स से वाटर की इवेपोरेशन हो, वाटर जो है वो लॉस हो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स के फॉर्म में, सो उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन अकर्स मेनली थ्रू द स्पेशल ओपनिंग प्रेजेंट इन द लीफ एपिडर्मिस। लीफ में जो एपिडर्मिस यानी हर एक एक्सटर्नल जो प्लांट का पार्ट है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो लीफ का जो एपिडर्मिस है ट्रांसपायरेशन मैक्सिममली वहाँ से होती है। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्टोमेटा, और फिर उसके एपिडर्मिस में, लीव्स के एपिडर्मिस में हमारे पास प्रेजेंट है स्टोमेटा। लीव्स में वाटर इज प्रेजेंट इन द जाइलम टिश्यू, जो लीव्स में जाइलम टिश्यू है वहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, तो वही वाटर जो है मूव्स टू द सेल वॉल ऑफ द मेसोफिल टिश्यू, फिर वही वाटर जो है दिस कैन मूव टू द मेसोफिल टिश्यू। यहाँ से डायग्राम से आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली आप इसको समझ पाएंगे कि वाटर जो है वो सबसे पहले द लीव्स के जाइलम में प्रेजेंट होता है, और फिर जाइलम से, यहाँ जाइलम है, जाइलम से फिर मूव होके आपके मेसोफिल सेल्स में आ जाता है। फिर मेसोफिल सेल्स से जो है वो मूव होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन लीव्स वाटर इज प्रेजेंट इन द जाइलम टिश्यू, सबसे पहले वो जाइलम टिश्यू में प्रेजेंट होता है, फिर वही वाटर जो है वो मूव होता है टू द सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स, फ्रॉम द मोइस्ट वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स, यानी मेसोफिल सेल्स के जो मोइस्ट वॉल्स हैं वहाँ से वाटर इवेपोरेट होके एयर स्पेसेस ऑफ द लीफ, यानी ये जो एयर स्पेसेस हैं यहाँ पर आ जाते हैं वो वाटर। सो These water vapors then move toward the stomata and pass into the outside air, और फिर वही वाटर जो है वो स्टोमेटा की तरफ आ जाते हैं और स्टोमेटा से वो इवेपोरेट होके आउटसाइड एयर की तरफ मूव करते हैं। सो इसी तरह ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस प्रोसीड होता है। मोर देन 90% वाटर जो है दिस इज एब्जॉर्ब बाय द रूट इज अल्टीमेटली लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसपायरेशन, यानी जो 100% वाटर की एब्जॉर्प्शन हुए हैं तो 90% वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू आपके प्लांट के लीफ से जो है वो इवेपोरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोमेटल कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन में जो स्टोमेटा का रोल है या हम स्टोमेटा का कंट्रोल कैसे होता है, अगर ट्रांसपायरेशन इसी तरह कॉन्टीन्यूसली होता रहा तो फिर वाटर प्लांट ने जो जितना वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया हुआ है थ्रू रूट्स, तो वो सारे का सारा प्लांट जो है उससे इवेपोरेट हो जाएगा थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो इसमें स्टोमेटा का क्या रोल है, स्टोमेटा खुद को कैसे कंट्रोल करता है ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा विच अलाउज द वाटर वेपर्स टू ट्रांसपायर इनटू द एनवायरनमेंट। ट्रांसपायरेशन जो है ये स्टोमेटा के थ्रू होता है जो वाटर वेपर्स को अलाउ ट्रांसपायर करता है इनटू द एनवायरनमेंट। व्हेन देयर इज सफिशिएंट वाटर, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो प्लांट में तो स्टोमेटा जो होता है वो ओपन होता है और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ईच स्टोमेटा इज लाइन्ड बाय 2 बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। हर एक स्टोमेटा जो है उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर
और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। दीज आर गार्ड सेल्स। ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं ये दो, और ये दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो है उसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स वो सिर्फ एपिडर्मल सेल में के सारे सेल्स में जस्ट हमारे पास गार्ड सेल्स हैं जो कि जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गार्ड सेल्स जो हैं वो इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज व्हेन द टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स चेंजेस। स्टोमेटा जो है ये उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर बेस करती हैं? गार्ड सेल्स के टर्गर प्रेशर पर बेस करता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा ओपन होता है जब गार्ड सेल्स जो हैं वो टर्जिड हो जाए, वो स्वेलअप हो जाए, टर्जिड हो जाए तो ये ओपन होते हैं। ये जब टर्जिड हो जाए तो ये ओपन हो जाते हैं। विच वाइल इट क्लोजेज व्हेन गार्ड सेल्स आर बिकम फ्लेसिड। और जब गार्ड सेल्स फ्लेसिड हो जाते हैं तो फिर स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल्स डू फोटोसिंथेसिस। गार्ड सेल्स जो हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं और ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। सो द सल्यूट कंसंट्रेशन रिमेन्स हाई इन गार्ड सेल्स। तो इसी तरह गार्ड सेल्स में सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज फॉर्मेशन। देयरफॉर वाटर मूव्स इन दैम एंड दे बिकम टर्जिड। और इसी तरह वाटर यानी सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होता है, वाटर कम होता है, तो वाटर मूव करते हैं इनसाइड द गार्ड सेल्स बिकॉज ऑफ दे मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया। सो वाटर की मूवमेंट इंटरनल टू द गार्ड सेल्स जो है गार्ड सेल्स को टर्जिड बना लेते हैं। सो टर्जिड स्टेट जो है द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स मूव आउटवर्ड एंड स्टोमेटा ओपन्स। टर्जिडिटी की वजह से गार्ड सेल्स का जो इनर इंटरनल रीजन है ये वाला रीजन जो है ये इंटरनली मूव होता है और स्टोमेटा जो है ये ओपन हो जाता है। एट इवनिंग के टाइम, रात के टाइम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है गार्ड सेल्स में कम हो जाती है क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो गार्ड सेल्स में सल्यूट की कंसंट्रेशन भी कम होती है। ड्यू टू दिस वाटर आल्सो मूव्स फ्रॉम गार्ड सेल्स एंड दे लूज टर्जर। यानी रात के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जब सल्यूट कम हो जाता है तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से सारे का सारा पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। जब वाटर बाहर आता है मूव्स फ्रॉम द गार्ड सेल तो ये टर्जिडिटी लॉस कर लेता है। स्टेट ऑफ टर्जिडिटी जो है ये टर्जिडिटी के स्टेट में नहीं होता, ये फ्लेसिड हो जाता है। देयर इनर साइड टच ईच अदर एंड द स्टोमेटा क्लोज। और इसका जो इंटरनल रीजन है ये एक दूसरे को टच कर लेते हैं और ये जो है ये स्टोमेटा जो है ये क्लोज्ड हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय द गार्ड सेल्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गार्ड सेल्स, सो सल्यूट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, वाटर की मूवमेंट के अकॉर्डिंग स्टोमेटा जो है ये ओपन और क्लोजनिंग जो है वो सारे के सारे डिपेंड करता है आप गार्ड सेल्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि वो दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस करता है, रात को नहीं करता। तो सल्यूट की कंसंट्रेशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज या डिक्रीज आता है और सल्यूट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से वाटर जो है या इंटरनली मूव करते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है और जब वो बाहर मूव करते हैं, वो गार्ड सेल से बाहर जाते हैं वाटर, तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाता है। सो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा also depend the guard cells. Depends on many factors. Some of the important factors जो हैं वो ये हैं कि first one है light. Light directly control the opening and closing of stomata. Light जो है वो directly stomata को opening और closing को control करता है। स्ट्रॉन्ग लाइट जो है स्टोमेटा ओपन होता है एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो हाई होता है, जबकि लो लाइट में डार्कनेस में स्टोमेटा क्लोज्ड होता है और ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टॉप होता है। लाइट का सारा डिपेंड जो है वो वही प्रोसेस के पर डिपेंड करता है, फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करता है। यानी दिन के टाइम ड्यूरिंग द डे टाइम लाइट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, स्ट्रॉन्ग लाइट होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो स्टोमेटा ओपन होते हैं। स्टोमेटा ओपन क्यों होते हैं? क्योंकि गार्ड सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज इन अ सेंस सल्यूट concentration inside the guard cell will increase. When the solute concentration will increase, then water concentration will decrease. So due to the difference in the water concentration, water will move from outside to the internal environment of the guard cells. वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स में कम है, तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। वाटर जो है वो गार्ड सेल्स के इंटरनली जो है ये मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और वाटर जब इंटरनली वाटर मूव करते हैं टू द गार्ड सेल्स तो उसके रिजल्ट में वाटर गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर जो है ये टर्जिड हो जाते हैं।
टर्जिड इन अ सेंस कि इसका इंटरनल रीजन जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाता है और ये इंटरनली ये मूव होते हैं, इसका सेंट्रल पार्ट जो है वो इंटरनली मूव होता है और जिसके रिजल्ट में स्टोमेटा जो है ये ओपन हो जाता है और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है ये हाई होती हैं, यानी वाटर की लॉस ज़्यादा होती हैं। जब लो लाइट हो यानी इवनिंग के टाइम जब लाइट की कॉन्सनट्रेशन कम हो, लाइट की इंटेंसिटी कम हो, तो फिर तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी तो सेल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल्स कम होगा। जब सेल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो इट मीन्स वाटर की कंसंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल्स ज़्यादा होगी। तो जब वाटर की कंसंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल्स ज़्यादा है, सो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। वाटर जो है ये मूव होगा फ्रॉम आउटसाइड द गार्ड सेल्स और उसके रिजल्ट में हमारे पास जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लेसिड हो जाएंगे। उसका इंटरनल जो रीजन है, सेंट्रल जो रीजन है वो एक दूसरे को टच करेंगे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी वाटर का लॉस नहीं होगा। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर विद राइज इन टेम्परेचर वाटर इवेपोरेट मोर रेपिडली, सो ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीजेज। एट लोअर टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज लो। टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा क्विकली इवेपोरेट होगा और ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो इंक्रीज होगा, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। और जब टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी कम होगा। थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। सो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हम किसे कहते हैं? जब एयर में वाटर वेपर्स की प्रेजेंस को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी कम हो सो देयर आर लेस वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। So the rate of the loss of water vapors from leaf is high, inversely related to the humidity factor। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी आपके एनवायरनमेंट में तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा और जब हायर ह्यूमिडिटी होगी एटमॉस्फेयर में तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी वाटर वेपर में एटमॉस्फेयर में सो फिर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस मैक्सिमम होगा। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। Temperature is directly proportional to the rate of transpiration. Fourth है soil moisture. So if more water is present in the soil, more absorption will take place through the roots and the rate of transpiration will increase. अगर soil में water की concentration maximum हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो roots absorb करेंगे और rate of transpiration जो है वो भी ज़्यादा होगा। फिफ्थ नंबर है wind. So air in motion is called wind. If air is not moving, the water molecules transpiring out of stomata remain in the surrounding air, which becomes humid. If it stop further water molecules to come out and the rate of transpiration is reduced. Wind जो है ये directly humidity के साथ है। अगर वाटर इफ द एयर इज़ नॉट मूविंग, अगर विंड जो है किसे कहते हैं? एयर इन मोशन को हम कहते हैं विंड। सो अगर एयर मोशन में ना हो, मूव ना करी हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ट्रांसपायरिंग आउट ऑफ स्टोमेटा रिमेन इन द सराउंडिंग एयर विच बिकम्स ह्यूमिड। सो जो स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर जो है वो बाहर आएगा तो वो ह्यूमिडिटी क्रिएट करेगा और ह्यूमिडिटी के रिजल्ट में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। सो इसी तरह इफ़ एयर इज मूविंग, ट्रांसपायर्ड वाटर इज रैपिडली रिमूव फ्रॉम द लीफ सराउंडिंग एंड देयर इज स्पेस फॉर मोर वाटर वेपर्स टू कम आउट ऑफ द स्टोमेटा। अगर विंड वाटर एयर जो है वो कॉन्टिन्यूसली इन द स्टेट ऑफ मोशन हो तो फिर वाटर की जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो मैक्सिमम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। सिक्स नंबर है नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। लीव्स विद मोर सरफेस एरिया हैव मोर स्टोमेटा दैन द लीव्स विद नैरो ब्लेड्स। वो लीव्स जो कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा स्टोमेटा होंगे एज कम्पेयर टू दैट लीव्स जिसमें नैरो ब्लेड्स लाइक लीव्स हैं। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ स्टोमेटा ग्रेटर भी हाई विल बी द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इन मोस्ट लैंड प्लांट्स द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज ग्रेटर ऑन द लोअर लीफ सरफेस दैन ऑन द अपर सरफेस। फिर लैंड प्लांट्स में नंबर ऑफ स्टोमेटा जो हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लीफ सर्फेसेज दैन द अपर सर्फेसेज। देयर फॉर मोर ट्रांसपायरेशन अकर्स फ्रॉम द लोअर सर्फेस। तो इसी तरह उसके लोअर सर्फेस से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी एज कम्पेयर टू द अपर सर्फेसेज। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज अ वाइटल प्रोसेस इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इट प्रिवेंट द लीव्स फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड कीप दैम कूल। जिस तरह हमारे बॉडी में एवेपोरेशन का प्रोसेस है जिसके प्रोसेस के थ्रू हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के रिजल्ट में हीट की प्रोडक्शन होती है हमारी बॉडी में, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट लॉस होती है हमारी बॉडी से थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इसी तरह प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है तो प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के
थ्रू ओवर हीटिंग से प्रिवेंट करते हैं प्लांट्स को और उन्हें कूल रखते हैं। रूट कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब वाटर, रूट जो है वो कॉन्स्टेंटली वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं और ट्रांसपायरेशन के थ्रू वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स या हीट जो है उसकी लॉस होती हैं। ट्रांसपायरेशन फ्रॉम लीव्स क्रिएट अ पुलिंग फोर्स ऑन द वाटर इन जाइलम टिश्यू ऑफ स्टेम एंड रूट। ट्रांसपायरेशन जो है वो लीव्स से होती हैं और इसके रिजल्ट में एक पुलिंग फोर्स जो है इन ऑफ द वाटर इन जाइलम टिश्यू ऑफ स्टेम एंड रूट जो है इसकी प्रोडक्शन होती है। इस पुलिंग फोर्स काजेज द वाटर टू राइज अप इन द जाइलम टिश्यू, और इस पुलिंग फोर्स के रिजल्ट में हमारे पास जो जाइलम टिश्यू में वाटर है तो वो ऊपर आना उसका वो जो है वाटर जो है अपवर्ड मूवमेंट, वाटर की जो अपवर्ड मूवमेंट है जालिम टिश्यू में, सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पुलिंग फोर्स ऑफ द ट्रांसपायरेशन। Due to transpiration, the mesophyll cells always remain moist. This helps in gaseous exchange, especially in the absorption of carbon dioxide, which is essential for photosynthesis. ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू मेसोफिल सेल्स जो हैं वो हमेशा मॉइस्ट होते हैं। इस दिस हेल्प इन गेशियस एक्सचेंज स्पेशली द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है गेशियस एक्सचेंज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एब्जॉर्प्शन और रिलीज है तो वो आसानी से होती हैं और जो कि इसेंशियल है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑल्दो ट्रांसपायरेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट्स। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट्स की नॉर्मल फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इट मे प्रूव हार्मफुल व्हेन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन द सॉइल। ये हार्मफुल तब होता है जब सॉइल में वाटर की डिफिशियंसी हो, यानी ना रूट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेंगे और वहाँ पर ट्रांसपायरेशन में लॉस होगा, सो फिर प्लांट्स जो हैं वो डिफिकल्टीज फेस करते हैं इन द कॉन्संट्रेशन ऑफ वाटर। इन सच कंडीशन ट्रांसपायरेशन में रिजल्ट इन विल्टिंग, और इसके रिजल्ट में विल्टिंग का होता है। ट्रांसपायरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स बट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इज हार्मफुल। ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो सो दैट विल बी डेंजरस। देयरफॉर ट्रांसपायरेशन इज कंसिडर्ड एज अ नेसेसरी एवल। One of the terminology related to transpiration is evapotranspiration। यो एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है जिसको हम ट्रांसपायरेशन के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ evapotranspiration। It is defined as a loss of water from the soil both by evaporation from the soil surface and by transpiration from the leaves of the plant growing on it। इस टर्म evapotranspiration को हम ऐसे डिफाइन करते हैं दैट दिस इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी अगर सॉइल से भी वाटर का लॉस हो evaporation प्रोसेस के थ्रू भी, और from the soil surface and transpiration process के through from the leaf surface। Factors that affect the rate of evapotranspiration include amount of solar radiation affect करता है, atmospheric vapor pressure affect करता है, temperature affect करता है, wind and soil moisture। These all factors can affect the evapotranspiration, and evapotranspiration means both evaporation and transpiration occur from the plant। Next topic is transportation of water। Transportation of water from the leaves create a pulling force in the leaves। फिर लीव्स में जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है तो इसके रिजल्ट में एक पुलिंग फोर्स की प्रोडक्शन होती है लीव्स में। दिस पुलिंग फोर्स को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। This transpiration pulls occur when mesophyll cells of leaves lose water vapors, more water enters in them from the xylem vessels of the leaves। ये पुलिंग फोर्स तब क्रिएट होता है जब मेसोफिल सेल्स से वाटर का लॉस हो और उसी मेसोफिल सेल्स में वाटर की एम्प्टी एरिया को कवर करने के लिए जाइलम से एक फोर्स के साथ वाटर इंटर होता है टू द मेसोफिल सेल्स। सो फिर उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जाइलम वेसल्स एंड लीफ आर लिंक्ड विद द जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम एंड रूट। तो इसी तरह जो जाइलम वेसल्स हैं स्टेम और रूट्स के वो एक दूसरे के साथ लिंक हुए होते हैं। देयर इज एन अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर इन जाइलम वेसल्स। दिस अनब्रोकन वाटर कॉलम इज मेनली ड्यू टू 3 रीजन। फिर इसी तरह जाइलम वेसल्स में एक अनब्रोकन कॉलम होता है वाटर वेसल्स का, और इस अनब्रोकन वाटर कॉलम जो है इसकी 3 रीजन्स हैं। फर्स्ट रीजन है द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, सेकंड है नैरो डायमीटर ऑफ जाइलम वेसल्स, एंड थर्ड है द फोर्स बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडहेयर टू द वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल्स। सो इसका रिजल्ट में जो है वो 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है। सेकेंड वन है कि नैरो डायमीटर है, तो नैरो डायमीटर जब होता है, जब एरिया कम होते हैं तो प्रेशर या फोर्स जो है वो मैक्सिमम होता है। द फोर्स बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडहेयर टू द वॉल ऑफ द जाइलम वेसल। और थर्ड फैक्टर ये है कि वो फोर्स यानी वो एडहेरिंग फोर्स जिसके रिजल्ट में वाटर जो है वो वॉल्स के साथ, जाइलम के वॉल्स के साथ कनेक्टेड होता है। सो उस को हम कहते हैं एडहेरेंस, एडहेसिव फोर्स। तो इन 3 रीजंस की वजह से हमारे पास वाटर जाइलम वेसल्स में वाटर का एक अनब्रोकन कॉलम की प्रोडक्शन हो जाती है।
When one water molecule move up in the xylem of the leaf, it produces a tension on the entire water column in the xylem of leaf, stem and root. जब वाटर का एक ही मॉलिक्यूल लीफ के xylem में मूव करता है सो उसके रिजल्ट में एक टेंशन फोर्स क्रिएट होता है ऑन द इंटायर कॉलम इन द xylem ऑफ लीफ, स्टेम एंड रूट. लीफ, स्टेम और रूट के इंटायर कॉलम में एक टेंशन फोर्स क्रिएट होता है एंड एज अ रिजल्ट द इंटायर कॉलम वाटर कॉलम इज पुलिंग अपवर्ड. और उसके रिजल्ट में सारे का सारा कॉलम में जो पानी होता है वो अपवर्ड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर लेता है. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स. फिर फूड की ट्रांसलोकेशन कैसे होती हैं. सो फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लोएम. We know that phloem tissue is responsible for the transportation of food among different parts of the plant body. Translocation of food in plant जो है was explained by Ernest Munch. ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट है, 1930 में इसने एक्सप्लेन किया था. He called this explanation as the theory of pressure flow. According to this theory, the dissolved food flows from a source to a sink. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फूड जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम द सोर्स टू अ सिंक. सोर्स इन टर्म्स जहाँ पर फूड की प्रोडक्शन होती है एंड सिंक इन टर्म्स जहाँ पर फूड की कंजम्पशन होती हैं. सो द सोर्सेज इंक्लूड फोटोसिंथेटिक टिश्यू. सोर्स में इंक्लूड है फोटोसिंथेटिक टिश्यू जहाँ पर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है जैसे कि मेसोफेज ऑफ लीव्स, एंड स्टोरेज टिश्यू जहाँ पर फूड की स्टोरेज होती है जैसे कि रूट्स. सिंक इन टर्म इंक्लूड जहाँ पर फूड की कंजम्पशन होती है, सो साइड ऑफ फूड यूटिलाइजेशन जैसे कि ग्रोइंग टिप ऑफ फ्रूट्स हैं, स्टेम है, एंड द स्टोरेज टिश्यू जस्ट लाइक. The following are the steps of the translocation of food in plants. इस इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग फूड की ट्रांसलोकेशन होती है. फर्स्ट स्टेप है एट द सोर्स साइट फूड सक्रोज इंटर द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम बाय एक्टोट्रांसपोर्ट. सोर्स के साइड में जब फूड की प्रिपरेशन होती है यानी सक्रोज की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये इंटर होते हैं सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम टिश्यू. फ्लोएम टिश्यू में एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्लोएम टिश्यू के सीव ट्यूब पार्ट में फूड इंटर होता है. दिस इज द सीव ट्यूब पार्ट ऑफ फ्लोएम टिश्यू एंड हेयर द फूड विल इंटर फ्रॉम द मेसोफिल सोर्स. यानी यहाँ से फूड की सिंथेसिस हो जाती है और यहाँ से फूड मॉलिक्यूल जो है ये मूव होता है टू द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम टिश्यू एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के थ्रू. कैंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम प्रोवाइड एटीपी एनर्जी फॉर दिस ट्रांसपोर्ट. और इस ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो कैंपेनियन सेल्स जो है ये एटीपी प्रोवाइड करती है इस फूड मॉलिक्यूल्स को ताकि ये मूव कर सके टू द सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम टिश्यू. फिर थर्ड स्टेप है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर द टर्गर प्रेशर ऑफ द सीव ट्यूब इंक्रीजेस. सीव ट्यूब में जब फूड आ जाता है तो वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड द सोल्यूशन ऑफ फूड फ्लोज टुवर्ड द सिंक. और फिर वही सोल्यूशन जो है फूड का जो सोल्यूशन है वो सिंक की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है. फोर्थ पॉइंट है एट द सिंक. जब सिंक में फूड आ जाता है सो फूड इज एक्टिवली रिमूव फ्रॉम सीव ट्यूब. फूड जो है वो सीव ट्यूब से एक्टिवली रिमूव स्टार्ट हो जाती हैं. वाटर आल्सो मूव फ्रॉम द सीव ट्यूब बाय ऑस्मोसिस. और वाटर भी वहाँ से सीव ट्यूब से ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है. फिफ्थ प्रोसेस स्टेप है इन दिस वे द टर्गर प्रेशर इन द सीव ट्यूब फॉल्स डाउन. सीव ट्यूब में टर्गर प्रेशर कम हो जाता है काजिंग अ फ्लो ऑफ मास फ्रॉम द हायर प्रेशर एट द सोर्स टू द लोअर प्रेशर एट द सिंक. और इसी तरह जो फूड की प्रोडक्शन है वो सोर्स से सिंक की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर लेती हैं. सो इसी तरह फ्लोएम टिश्यू में फूड की ट्रांसलोकेशन होती है फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक. आज के इस सेशन में हमने चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया है जिसमें से दो मेन टॉपिक्स हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. फर्स्ट जो मेन टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वो हमने आज के सेशन में कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर लिया है. नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, सो दैट टॉपिक विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.